आज से हम अपने कक्षा 12वीं का बही खाते का जो विषय है उसको विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा पहला जो अध्याय है वह है अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण। तो अलाभकारी संस्थाएं क्या कहलाती हैं? इन्हें हम दूसरी भाषा में गैर व्यापारिक संस्था भी कहते हैं। गैर व्यापारिक जिनका आशय होता है जो व्यापार नहीं करती, और हमने पुरानी 11वीं की कक्षा में पढ़ा है कि व्यापार का आशय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, अर्थात ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती हैं उन्हें हम व्यापारिक संस्था कहते हैं। और जो संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करती परंतु कार्य करती हैं, समाज सेवा का कार्य करती हैं, ऐसी संस्थाओं को हम गैर व्यापारिक या बिना लाभ कमाने वाली अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं। ऐसी संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं शामिल की जा सकती हैं? तो हम अलाभकारी संस्थाओं के उदाहरण के स्वरूप में मंदिर, अस्पताल, धर्मशाला, वाचनालय, पुस्तकालय, अनाथालय, इस तरीके की संस्थाएं अलाभकारी संस्थाएं कहलाती हैं। अब ये अलाभकारी संस्थाएं करती क्या है? तो यदि हम इन संस्थाओं के बारे में ध्यान से सोचें तो इनमें एक समानता यह है कि यदि आप मंदिर जाते हैं, सरकारी अस्पताल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको निःशुल्क जाने की व्यवस्था होती है, बैठने की, दर्शन करने की व्यवस्था होती है, और यदि अस्पताल है तो आपको निःशुल्क दवा मिलती है, मंदिर है तो आपको निःशुल्क दर्शन होते हैं, आपको वहाँ पर जो भी प्रसाद या जो कुछ भी होता है वह उपलब्ध होता है, और मंदिर की संपत्ति में घूमने फिरने बैठने का आपको स्वतंत्र अधिकार होता है। और जब हम पुस्तकालय की बात करते हैं, वाचनालय की बात करते हैं, तो वहाँ पर व्यक्तियों को बैठकर निःशुल्क पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि पढ़ने की व्यवस्था होती है। जो लोग अपने से उन सभी पत्र पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को नहीं ले सकते हैं, वह वहाँ जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, और इसके लिए उन्हें कोई भी भुगतान नहीं करना होता, और यदि करना भी होता है तो आंशिक भुगतान होता है। परंतु संस्था को यदि आप सोचें तो इससे कोई लाभ नहीं होता है, और वह लाभ कमाने के लिए नहीं खोली गई। ऐसी संस्थाएं अलाभकारी संस्थाएं कहलाती हैं। अब इन संस्थाओं के जो हिसाब किताब होते हैं, क्योंकि जब पैसे का आवागमन होता है तो वहाँ हिसाब अनिवार्य होता है, तो इन संस्थाओं में पैसा तो आता है, भले ही कम आता हो, आंशिक आता हो, लेकिन आता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उन्हें कोई निःशुल्क ना देकर उनके लिए भुगतान किया जाता है, तो उसमें व्यय भी होता है। समाचार पत्र मंगाते हैं तो उसका भुगतान करना होता है। तो इस तरीके से पैसे का आवागमन तो होता है, और यदि पैसे का आवागमन होता है तो हमें हिसाब करना अनिवार्य होता है। तो ऐसी संस्थाओं में जब हम हिसाब किताब करते हैं तो उस हिसाब किताब की प्रणाली को बही खाते में पूर्व में बताया गया है कि हमारी 4 लेखांकन प्रणालियाँ होती हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, जिसमें हम पंजी प्रविष्टि करते हैं। उसके पश्चात इकहरी या अपूर्ण लेखा प्रणाली, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे व्यापारी अपने खातों को रखते, जैसे दूध वाला, चाय वाला, धोबी, इस तरीके के लोग जो छोटा व्यवसाय करते हैं, छोटी छोटी डायरियाँ, और केवल अपना हिसाब इस आधार पर रख लेते हैं कि उन्हें कोई भूल ना हो। तो वह प्रणाली कहीं भी प्रविष्टि और बड़ी बड़ी पुस्तकों से नहीं होती, केवल व्यक्तिगत खातों को महत्व देते हैं, इसलिए उसे हम अपूर्ण और इकहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। फिर उसके बाद एक महाजनी प्रणाली आती है, भारतीय बही खाता, जो कि लाल बहियों में लिखी जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा चलती है। और एक चौथी प्रणाली होती है जिसे हम कहते हैं रोकड़ प्रणाली, और रोकड़ प्रणाली का आशय है ऐसी ये गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं उन संस्थाओं में पैसे के आवागमन को आधार बनाकर
जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे हम रोकड़ प्रणाली कहते हैं। इसका मुख्य आधार डेबिट क्रेडिट न होकर प्राप्ति और भुगतान होता है। अर्थात इसमें जब हम खातों का निर्माण करते हैं तो उसमें यदि राशि प्राप्त होती है तो उसे प्राप्ति, बिना किसी सिद्धांत, बिना किसी नियम के, और यदि हम किसी को राशि का भुगतान करते हैं तो उसे भुगतान पक्ष में लिखा जाता है। इस तरीके से हम पैसे का हिसाब किताब कर लेते हैं, और जो पैसा हमारे पास पुराना बचा होता है तो उसे प्रारंभिक शेष माना जाता है, और उससे प्राप्ति को जोड़ दिया जाता है, और उसमें से भुगतानों को घटाकर हम उस राशि को निकाल लेते हैं जो कि वर्ष के अंत में या माह के अंत में या हिसाब बनाते समय हमारे पास तिजोरी में या कैश पेटी में उपलब्ध हो। इस प्रक्रिया के लिए जब हम लेखांकन स्वरूप देते हैं तो इसे हम रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत शामिल करते हैं, और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम, प्राप्ति भुगतान खाता, जिसके अंतर्गत केवल रोकड़ को आधार बनाकर प्राप्तियां और भुगतान भिन्न भिन्न पक्षों में लिख दिए जाते हैं, और शेष निकालकर रोकड़ शेष की गणना कर ली जाती है। इसके पश्चात हमें वर्ष में कितना लाभ हुआ, तो चूँकि ये अलाभकारी संस्थाएं हैं तो लाभ तो हो नहीं सकता, तो इसे हम आधिक्य कहते हैं, और इस आधिक्य की गणना के लिए हम प्राप्ति भुगतान खाते को आधार बनाकर आय व्यय खाते को बनाना प्रारंभ करते हैं। आय व्यय खाता 11वीं के लाभ हानि खाते पर आधारित है, अर्थात जिस प्रकार से हम उसमें शुद्ध लाभ निकालते थे, तो चूँकि यह अलाभकारी संस्थाएं हैं इसलिए यहाँ शुद्ध लाभ नहीं निकाला जाता, लेकिन तरीका और विधि वही होती है, और समायोजनों को शामिल करके केवल हम व्यय और आय की मदें इस खाते में लिखते हैं, और उसमें समायोजनों को शामिल करते हैं, और समायोजनों को शामिल करते हुए हम आय व्यय खाते का निर्माण करते हैं, और अंतर की राशि को शुद्ध लाभ न कह के आधिक्य कहा जाता है। संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए हम चिट्ठे का निर्माण करते हैं। चिट्ठा हम कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। संपत्ति और दायित्वों का लेखा किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाते में जैसा कि हमने बताया कि प्राप्ति और भुगतानों का लेखा होता है। विशेष बात यह है कि इसमें समायोजन नहीं लिए जाते, अर्थात कोई राशि बाकी है, मिलना बाकी है या देना बाकी है, उसे प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखा जाता। दूसरी बात, इसमें संपत्ति, दायित्व, आय व्यय इन सब का कोई विभाजन नहीं होता। हमें केवल यह देखना होता है कि उस मद पर पैसा गया है या उस मद से पैसा आया है। यदि हम वेतन चुकाते हैं तो भी हमारा भुगतान है, और यदि हम फर्नीचर खरीदते हैं तो भी हमारा भुगतान है। लेकिन यदि हम खातों की बात करें तो वहाँ पर हमारे लिए वेतन लाभानी खाते में आता है और फर्नीचर चिट्ठे में आता है। लेकिन इस बात का ध्यान हमें यहाँ प्राप्ति भुगतान में नहीं रखना है। केवल भुगतान किया और भुगतान मिला, इन दोनों मदों को हमें बिना किसी अन्य सिद्धांत के पुस्तकों में लिखना है। तीसरी बात यह है कि यदि हमें कोई राशि पुरानी मिल जाती है, पिछले वर्ष की चंदा या सदस्यता शुल्क, और इस वर्ष मिल जाता है तो उसे भी प्राप्ति भुगतान खाते में लिखना है। और कोई राशि यदि हमें आगामी वर्ष के लिए भी इस वर्ष में मिल जाए, अर्थात पूर्व दत्त जो होता है या पूर्व प्राप्त होता है, तो यदि हमने आगामी वर्षों के लिए भुगतान किया है तो उसे हम पूर्व दत्त कहते हैं। और यदि हमें आगामी वर्ष के लिए कोई राशि प्राप्त होती है तो उसे पूर्व प्राप्त कहते हैं। तो राशि मिली है इसलिए इसे हम प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति और भुगतान पक्ष में लिख लेंगे। इस तरीके से जो खाते हम तैयार करते हैं उन्हें प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। तो आज हम प्राप्ति भुगतान खातों के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आज हम इसमें हल करते हैं।